कुछ ऐसी हो कि सुनने वाला भी मुस्कुरा दे, ठिठक भी जाए और घर लौटकर आईने में खुद से एक सवाल भी कर बैठे। कलम में थोड़ी शरारत हो, लफ्ज़ों में थोड़ी रवानी, और सवाल इतने बेबाक कि महफिल ख़त्म हो जाए मगर उसका असर सरेआम घूमता रहे। नशा अल्फाज का होगा, बगावत सवालों की होगी और नस्तर हकीकत का। महफिले हकीकत, खबर से आगे फिक्र तक। नमस्कार दोस्तों, खुशामदीद, खैर मकदम और इस्तकबाल है आप सबों का महफिल के इस पहले एपिसोड में। दोस्तों, आज की हमारी दास्तान परवरिश, पढ़ाई, प्रतिस्पर्धा, बदलती दुनिया, बदलती तकनीकें और बदलती पीढ़ियों से इत्तेफाक रखती है। जी हाँ दोस्तों, बच्चा बिगड़ रहा है या हमने उसे समझने में नाकाम है। कभी आपने गौर फरमाया है, जब बच्चा छोटा होता है तो हम कहते हैं बस स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही बहुत है। फिर स्कूल जाता है तो हमारी भाषा बदल जाती है। हम कहते हैं अच्छे अंक आने चाहिए। थोड़ा बड़ा होता है तो कहते हैं अच्छे स्कूल में दाखिला मिलना चाहिए। फिर कहते हैं नीट या जेईई निकालना है, आईएएस, आईपीएस या अन्य अधिकारी बनना है। और धीरे धीरे बच्चा एक इंसान से एक प्रोजेक्ट बन जाता है। उसकी रिपोर्ट कार्ड हमारी प्रतिष्ठा बन जाती है, उसकी रैंक हमारी सामाजिक हैसियत और उसकी सफलता हमारी अधूरी महत्वाकांक्षाओं का सबूत। फिर एक दिन वही बच्चा कहता है मुझे समझने वाला कोई नहीं, और हम परेशान होकर पूछते हैं आखिर इसे हुआ क्या है। यहीं से आज की महफिल शुरू होती है। पहला सवाल, क्या आज के बच्चे सचमुच बिगड़ गए हैं? जरा ठहरिए। यह सवाल जितना आसान है, जवाब उतना ही मुश्किल, क्योंकि हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी से लगभग यही कहती आई है, यही सवाल करती आई है। हमारे ज़माने के बच्चे ऐसे नहीं थे, हमारे माता पिता ने शायद यही कहा होगा और उनके माता पिता ने भी शायद यही कहा होगा। तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी या हर पीढ़ी के साथ या बाद क्या इंसानियत गिरती गई? नहीं, दुनिया बदलती है, और जब दुनिया बदलती है तो बच्चे का व्यवहार भी बदलता है। आज का बच्चा उस दुनिया में पैदा हुआ है जहां एक कमरे में बैठकर वह पूरी दुनिया देख सकता है। जिस दोस्त से कभी मिला ही नहीं या फिर जिसका कोई वास्तविक चेहरा है ही नहीं, उससे रोज बात कर सकता है। जिस बात की जानकारी हमें पुस्तकालय या लाइब्रेरी में ढूंढनी पड़ती थी, वह कुछ सेकंड में इंटरनेट पर पा सकता है। लेकिन इसके साथ एक अजीब विडंबना भी पैदा हुई है। इंफॉर्मेशन या सूचना बढ़ी है, लेकिन इनर डायरेक्शन उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। बच्चे के पास जवाब बहुत है, लेकिन मैं कौन हूँ,
मुझे क्या बनना है, मेरी सफलता का अर्थ क्या है, इन सवालों के जवाब अक्सर धुंधले हैं। जनाब, आज की महफिल में कोई मुलजिम नहीं है, न कोई माँ कटघरे में है, न कोई पिता सवालों के घेरे में, और न कोई बच्चा कसूरवार है, और न कोई शिक्षक अकेला जिम्मेवार। आज हम भी फैसला सुनाने नहीं आए हैं, आज हम आईना लेकर बैठे हैं। ऐसा आईना जिसमें शायद आपको अपना घर दिखाई दे। एक कमरे में एक मेज पर खुली हुई किताब के ठीक पास में रखा हुआ मोबाइल, और उन दोनों के बीच बैठा हुआ एक बच्चा। बाहर से खामोश, मगर भीतर जाने कितने सवालों का शोर। हम दरवाजे पर दस्तक देते हैं, पढ़ाई हुई, फिर पूछते हैं कितने नंबर आए, और अगर जवाब हमारी उम्मीद के मुताबिक न हो तो किसी और बच्चे का नाम सामने आ जाता है। देखो, उससे सीखो, और शायद उसी पल बच्चा अपने कमरे में नहीं, हमारी उम्मीदों के कमरे में कैद होने लगता है। जरा ठहरिए। मगर जनाब, फिर वही सवाल, क्या बच्चा सचमुच बिगड़ रहा है, या दुनिया इतनी तेजी से बदल गई है कि हमारी परवरिश उसकी रफ्तार से पीछे छूट गई है। हमने उसके लिए मंजिलें तो बहुत चुन दी, मगर कभी उसके ख्वाबों का पता पूछा? आजकल के बच्चे, यह जुमला नया नहीं है, हर दौर में अपने बाद आने वाली नस्ल को किसी न किसी शिकायत के आईने में देखा जाता है। कभी कहा गया बच्चे किताब नहीं पढ़ते, फिर कहा गया टीवी ने बच्चों को बिगाड़ दिया है, फिर कंप्यूटर आया, फिर इंटरनेट, फिर स्मार्टफोन, और आज एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, जमाना बदल गया, औजार बदलते गए, बच्चों की दुनिया भी बदलती गई, मगर एक शिकायत लगभग वही रही। आजकल के बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। मगर आज इस जुमले को थोड़ा उलट कर देखते हैं। अगर बच्चा हमारी नहीं सुनता तो क्या हमने कभी यह पूछा हमने उसकी कितनी सुनी? बिगड़ना या बदलना? जनाब, हर बदलाव बिगाड़ नहीं होता। किशोरावस्था में शरीर बदलता है, सोच बदलती है, भावनाएं बदलती है, दोस्तियों का महत्व बदलता है, पहचान का सवाल उभरता है, और धीरे धीरे बच्चा अपने निर्णयों पर अपनी मुहर लगाना चाहता है। समस्या मोबाइल या कंप्यूटर नहीं, समस्या इंटरनेट या स्मार्टफोन भी नहीं है, समस्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई भी नहीं है। हम अक्सर कहते हैं बच्चा मोबाइल के कारण बिगड़ गया, लेकिन जरा सोचिए, मोबाइल बच्चे के हाथ में आया कैसे? हमने दिया। क्यों? कभी पढ़ाई के लिए, कभी ऑनलाइन क्लास के लिए, कभी इसलिए कि बच्चा परेशान न करे, कभी इसलिए कि माता पिता काम कर सकें, और कभी सिर्फ इसलिए कि घर में शांति बनी रहे। यानी डिवाइस या संयंत्र बच्चे की समस्या नहीं है, या पेरेंटिंग मॉडल
या फिर कहें अभिभावकत्व प्रारूप का भी आईना है। असल सवाल यह नहीं बच्चा मोबाइल क्यों चला रहा है। असल सवाल है मोबाइल के बाहर हमने उसके लिए क्या बनाया है। अगर घर में बातचीत नहीं है, खेलने का समय नहीं है, कहानी सुनाने वाला कोई नहीं, प्रकृति से रिश्ता नहीं, सवाल पूछने की आज़ादी नहीं और हर बातचीत का अंत पढ़ाई की से होता है, तो फिर हमें हैरानी क्यों होती है कि बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में रिफ्यूज ढूंढता है। यहाँ एक बहुत खास अंतर है। डिसिप्लिन और कंट्रोल, या कहें अनुशासन और नियंत्रण, ये एक चीज नहीं है। डिसिप्लिन कहता है मैं तुम्हें सीमाएं समझाऊंगा ताकि तुम धीरे धीरे स्वयं अपने निर्णय ले सको। कंट्रोल कहता है मैं तुम्हारे लिए निर्णय लूंगा क्योंकि मुझे तुमसे बेहतर पता है। पहला तरीका सेल्फ डिपेंडेंस या आत्मनिर्भरता पैदा करता है। दूसरा अक्सर डिपेंडेंसी या रिबेलियन। और यही मॉडर्न पेरेंटिंग या आधुनिक अभिभावकत्व की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक दिखाई देता है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, डिसीजन मेकर हो, लीडरशिप करे, लेकिन बचपन से उसके हर छोटे निर्णय पर हम कहते हैं यह मत करो, यहाँ मत जाओ, उससे मत मिलो, यह सब्जेक्ट लो, यह कैरियर चुनो, इस तरह पढ़ो। फिर 18-20 साल की उम्र में पूछते हैं तुम्हें डिसीजन लेना क्यों नहीं आता है। भाई साहब, डिसीजन मेकिंग की भी तो प्रैक्टिस चाहिए। बच्चों से हमारे प्यार की एक खतरनाक शक्ल और भी है जिसे हम ओवर प्रोटेक्शन कहते हैं। बच्चे को हर कठिनाई से बचाना हमेशा प्यार नहीं होता। कभी कभी कठिनाई से बचाकर हम उसे जीवन के लिए कमजोर बना देते हैं। गिरने नहीं देंगे तो बैलेंस या संतुलन कैसे सीखेगा। गलती नहीं करने देंगे तो जजमेंट या निर्णय कैसे सीखेगा, कैसे करेगा। हर होमवर्क में मदद करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व कैसे आएगा। हर कॉन्फ्लिक्ट में उसके बिहाफ पर लड़ेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे सीखेगा। हर असफलता का कारण बाहर ढूंढ देंगे तो सेल्फ करेक्शन कहाँ से आएगा। इसलिए पेरेंटिंग की नियत यह नहीं होनी चाहिए कि मेरे बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, बल्कि जब परेशानी आए तो मेरा बच्चा उसका सामना करने योग्य हो। यह दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन पेरेंटिंग फिलॉसफी में इसके बीच जमीन आसमान का अंतर है। बच्चे की हिफाजत और उसकी हमबंदी के बीच का फर्क बहुत महीन है। तरबियत का मकसद बच्चे को अपने मुताबिक ढालना नहीं, उसे अपनी जिंदगी के फैसले के लायक बनाना है। हमारे ज़माने में माँ कहती थी किताब खोलो, आज माँ कहती है मोबाइल बंद करो। और बच्चा दोनों ज़माने की बातें सुनकर शायद यही सोचता होगा, मैं किताब खोलूं या मोबाइल बंद करूं, पहले यह तो तय कर लो कि पढ़ना किससे है। मगर
मजाक अपनी जगह है। आज मोबाइल सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वह क्लासरूम भी है, लाइब्रेरी भी है, इंटरटेनमेंट भी और सोशल वर्ल्ड भी। इसलिए सवाल मोबाइल छीन लेने का नहीं, उसे इस्तेमाल करने की तहजीब सिखाने का है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा उसके बेहतर जिंदगी जिए, इसमें कोई बुराई नहीं। मगर कभी कभी हम बच्चे को अपनी अधूरी ख्वाहिशों का बारिश बना देते हैं और फिर उसकी कामयाबी हमारी कामयाबी लगने लगती है। यहाँ एक सवाल बहुत धीरे से पूछना चाहिए, क्या हम बच्चे के भविष्य की फिक्र कर रहे हैं या अपने अतीत की भरपाई? भारतीय पेरेंटिंग का शायद सबसे पुराना मोटिवेशनल टूल है फला या फला जी का बेटा। मगर बच्चे के लिए यह समस्या है कि फला जी का बेटा कभी छुट्टी पर नहीं जाता, वह हर समय पढ़ता है, वह टेस्ट में टॉप करता है, हर कंपटीशन जीतता है और सबसे आश्चर्यजनक बात, उसकी कोई कमजोरी भी नहीं होती। जनाब, अगर ऐसा कोई बच्चा वास्तव में मौजूद है तो कृपया उसे म्यूजियम में सुरक्षित रखिए, क्योंकि वास्तविक बच्चे अपूर्ण होते हैं और शायद यही उसकी खूबसूरती है। जनाब, बच्चे हमारे घरों में पैदा होते हैं, मगर उसकी दुनिया हमारी नहीं होती, वह अपनी दुनिया लेकर आते हैं। अपने सवालों की, अपने ख्वाबों की, अपनी बेचैनियों की, अपने संभावनाओं की। हमारी जिम्मेदारी यह नहीं कि हम दुनिया को अपने नक्शे पर चलाएं। जिम्मेदारी यह है कि जब वे अपनी दुनिया बनाने निकलें तो उसके पास हमारा दिया हुआ साहस हो, हमारा डर नहीं। और शायद यही फर्क है हिफाजत और हमबंदी में, मोहब्बत और मिल्कियत में, तरबियत और नियंत्रण में। बच्चे को पंख देना ही काफ़ी नहीं, उसे यह यकीन भी देना पड़ता है कि उड़ान के बाद लौटने के लिए एक घर अब भी मौजूद है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन एडोलेसेंस या किशोरावस्था को 10 से 19 वर्ष की एक विशिष्ट डेवलपमेंटल स्टेज मानता है, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। इसी दौर में स्वस्थ आदतें यानी हेल्दी हैबिट्स, कॉपीइंग स्किल्स यानी नकल करने की क्षमता और सपोर्टिव रिलेशनशिप यानी सहयोगी संबंधों की नींव पड़ती है। इसलिए हर सवाल को बदतमीजी, हर असहमति को उदंडता, हर प्राइवेसी को रहस्य और हर स्वतंत्र निर्णय को विद्रोह समझ लेना शायद बहुत आसान है, मगर पेरेंटिंग आसान फैसलों का नाम नहीं है। आगे बात आती है पढ़ाई। आज एजुकेशन यानी शिक्षा भी एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। हम बच्चों से कहते हैं पढ़ो, लेकिन कई बार यह नहीं बताते कि क्यों पढ़ो। नॉलेज के लिए, कैरियर के लिए, सोशल मोबिलिटी के लिए
कंपटीशन के लिए, या फिर सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी का बच्चा पीछे न छूट जाए। अगर एजुकेशन सिर्फ अंकों की दौड़ बन जाए तो बच्चा धीरे धीरे यह सीख सकता है कि मैं उतना ही वैल्यूएबल हूँ जितने मेरे मार्क्स हैं। और यह विचार बहुत खतरनाक है, क्योंकि 95% वाला बच्चा भी कभी असफल होगा। ऑल इंडिया रैंक 100 वाला बच्चा भी कभी ऑल इंडिया रैंक 10,000 हो सकता है। नीट एस्पिरेंट का सिलेक्शन न भी हो सकता है। यूपीएससी एस्पिरेंट वर्षों की मेहनत के बाद भी सफल न हो सकता है। लेकिन अगर हमने बच्चे को यह सिखाया ही नहीं कि फेल्योर व्यक्ति की कीमत तय नहीं करता, तो एक परीक्षा का परिणाम उसके आत्मविश्वास को हिला सकता है। बच्चा हमारी मिल्कियत नहीं, हमारी अमानत है। उसे अपनी तस्वीर में ढालना आसान है, मगर उसे इतना सक्षम बनाना कि वह अपनी तस्वीर खुद बना सके, यही परवरिश की असली आजमाइश है। मान लीजिए एक लड़का है, 12वीं में पढ़ता है। घर में सब चाहते हैं कि वह डॉक्टर बने। पिता कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। माँ कहती है, बस तुम नीट निकाल लो, हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। बच्चा पढ़ता है, कोचिंग जाता है, टेस्ट देता है, मार्क्स आते हैं, कभी अच्छे कभी कम। और जब मार्क्स गिरते हैं, घर का माहौल बदल जाता है। बातचीत कम, सवाल ज़्यादा, तुलना ज़्यादा, डर ज़्यादा। अब जरा उस बच्चे के कमरे में चलिए। वह किताब खोलता है मगर पढ़ नहीं पाता। मोबाइल उठाता है, फिर अपराध बोध होता है। किताब पर लौटता है, फिर वही बेचैनी, और बाहर से आवाज़ आती है, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। तो जनाब, यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या समस्या उसकी इच्छा शक्ति में है, या हमने उसके लिए ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है जिसमें डर पढ़ाई से बड़ा हो गया। यहाँ से कहानी विज्ञान की हो जाती है। लेकिन ठहरिए, हम भावनाओं में बहकर निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। महफिले हकीकत में एहसास होगा, मगर एविडेंस के साथ। WHO के अनुसार ग्लोबली लगभग हर 7 में एक 10 से 19 वर्ष का बच्चा या एडोलेसेंट कहें, मेंटल हेल्थ कंडीशन का अनुभव करता है। WHO यह भी स्पष्ट करता है कि फैमिली, स्कूल और वाइडर कम्युनिटी के सपोर्टिव इन्वायरमेंट्स एडोलेसेंट वेल बीइंग के महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर उदास बच्चा बीमार है, हर चिड़चिड़ापन डिसऑर्डर नहीं, हर अकेले रहना क्राइसिस नहीं, लेकिन लगातार बदलाव को केवल बच्चा बिगड़ गया है कहकर टाल देना भी समझदारी नहीं। यूनिसेफ इंडिया की गाइडेंस भी पेरेंट्स को स्लीप, मूड, एपेटाइट, बिहेवियर, फ्रेंडशिप और उज्ज्वल इंटरेस्ट में बदलावों पर ध्यान देने और बच्चों को सुने जाने का अवसर देने की सलाह देती है। इसलिए सवाल बदलना होगा।
यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है से इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है तक का सफ़र हमें सोचना होगा। और यही पेरेंटिंग की असली परीक्षा है। बच्चे को सुधार देना आसान है, उसके भीतर चल रहे द्वंद्व को सुनना बड़ा मुश्किल। मोबाइल बंद करो कहना आसान है, यह समझना मुश्किल है कि वह मोबाइल पर क्या कर रहा है। पढ़ाई करो कहना आसान है, यह पता लगाना मुश्किल है कि उसे पढ़ने में कठिनाई कहाँ आ रही है। हुक्म से घर चल सकता है, रिश्ता नहीं। डर से बच्चा चुप हो सकता है, मगर समझदार नहीं। लेकिन क्या माता पिता दोषी हैं? नहीं। यह महफिल माता पिता को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं, क्योंकि माता पिता भी दबाव में, उन्हें कंपटीशन दिखाई देता है, कैरियर की अनिश्चितता दिखाई देती है, महंगाई दिखाई देती है, समाज की अपेक्षाएं दिखाई देती हैं, और सबसे बढ़कर अपने बच्चे का भविष्य दिखाई देता है। कभी शक्ति के पीछे डर होता है, कभी तुलना के पीछे असुरक्षा, कभी जिद के पीछे प्रेम, मगर हर प्रेम सही भाषा में व्यक्त हो यह जरूरी नहीं। फिक्र कब फरमान बन जाती है। हम कहते हैं बेटा तुम्हारे लिए अच्छा ही तो चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल, मगर कभी कभी यही फिक्र फरमान बन जाती है, उम्मीद इम्तिहान बन जाती है, और कामयाबी बच्चे की पूरी पहचान बन जाती है। क्या हमने कभी सोचा क्या हम तुम्हारे साथ भी हैं? हमने उसके लिए मंजिलें तो बहुत चुन दी, मगर कभी उसके ख्वाबों का पता पूछा? फिर वही बात, ख्वाब दिखाना मोहब्बत है, ख्वाब थोप देना नहीं। हौसला देना जिम्मेदारी है, हर सांस का हिसाब लेना नहीं। यही शिक्षक की भूमिका शुरू होती है। शिक्षक सिर्फ सिलेबस पूरा करने वाला व्यक्ति नहीं, और पेरेंट सिर्फ फीस भरने वाला नहीं। दोनों मिलकर बच्चे के डेवलपमेंट इकोसिस्टम को बनाते हैं। एक अच्छा शिक्षक कहता है तुम्हें यह चैप्टर नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। एक अच्छा पेरेंट कहता है इस बार मार्क्स कम आए, चलो देखते हैं गलती कहाँ हुई। लेकिन अगर दोनों मिलकर बच्चे से कहें तुमने हमें निराश कर दिया, तो समस्या मार्क्स की नहीं रहती, यह आइडेंटिटी की समस्या बन जाती है। और शायद यही हमें एक पुरानी बात याद करनी चाहिए। हमारे यहाँ शिक्षा का अर्थ कभी केवल लाइवलीहुड नहीं था। विद्या का अर्थ था ज्ञान, विवेक, आचरण, आत्मसंयम, कर्तव्य और जीवन की समझ। आज हमें एजुकेशन को फिर से उसी व्यापक अर्थ में समझना होगा, क्योंकि कैरियर आदमी को रोजगार दे सकता है, लेकिन कैरेक्टर उसे जीवन जीने की क्षमता देता है। और शायद आज की सबसे बड़ी एजुकेशनल क्राइसिस यही है। हमने कैरियर प्रिपरेशन को बहुत सोफिस्टिकेटेड बना दिया, लेकिन लाइफ प्रिपरेशन को बहुत कैजुअल। बात अब मार्क्स की करते हैं। हमारे समाज में एक संख्या है जो कभी कभी बच्चे से भी बड़ी होती है। मार्क्स 95, चेहरे पर मुस्कान, 85 तो चिंता, 75
तो कंपैरिजन, हम तुलना करने लगते हैं, और कभी कभी एक पूरा रिपोर्ट कार्ड बच्चे के बारे में अंतिम फैसला बन जाता है। लेकिन मार्क्स परफॉर्मेंस का एक संकेत हो सकता है, इंसान की पूरी परिभाषा नहीं। नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए मार्क्स निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। परीक्षा की प्रतिस्पर्धा को झुठलाना गैर वास्तविक होगा, मगर एक शिक्षक के रूप में हमें यह भी पूछना होगा, कम मार्क्स आए तो क्यों? कंसेप्चुअल गैप है, रिवीजन की कमी, टाइम मैनेजमेंट की समस्या, स्लीप या एंग्जाइटी की समस्या, स्टडी स्ट्रेटजी या मोटिवेशन की समस्या, या क्या यह रास्ता वास्तव में विद्यार्थी का अपना चुनाव है? ये नीट या जेईई या यूपीएससी का सपना आखिर किसका है? यह सवाल शायद थोड़ा तल्ख है, मगर महफिल में अगर सिर्फ मीठी बातें हों तो वह महफिल हो सकती है, मगर हकीकत नहीं। इसलिए पूछिए, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? अगर जवाब आए क्योंकि घर में सब चाहते हैं, तो सपना खत्म करने की जरूरत नहीं, मगर सपना किसका है यह जानना जरूरी है। कैरियर गाइडेंस का मतलब सिर्फ यह बताना नहीं है कि कौन सा प्रोफेशन कितना कमाता है। असली गाइडेंस यह पूछती है, रुचि क्या है, क्षमता क्या है, स्वभाव क्या है, प्रेरणा कहाँ से आ रही है, और क्या विद्यार्थी उस रास्ते की वास्तविक कठिनाइयों को समझता है। तो जनाब, अब जरा घर की चारदीवारी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बच्चे की परवरिश केवल फैमिली इशू नहीं है, यह एजुकेशन का सवाल भी है, हेल्थ का सवाल भी, सोशल डेवलपमेंट का सवाल भी, और गवर्नेंस का सवाल भी। आगे देखिए निजाम क्या कहता है। 2025 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ और निमहैंस के साथ एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ पर नेशनल फैक्ट शीट और आई सपोर्ट माई फ्रेंड्स पीयर सपोर्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल जारी किया। यह लुक, लिसन, लिंक फ्रेमवर्क पर आधारित है। लुक यानी संकेतों को पहचानना, लिसन यानी उसे ध्यान से सुनना, और लिंक यानी जरूरत पड़ने पर उचित सहायता से जोड़ना। उसी पहल में एकेडमिक प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को एडोलेसेंट के स्ट्रेसेस के रूप में देखा गया है या इसकी चर्चा की गई है। जरा इस बात को महसूस कीजिए, जिसे हम घर में कभी कभी कहते हैं बस नखरे हैं। पॉलिसी और पब्लिक हेल्थ डिस्कोर्स उसे कभी कभी एक वास्तविक सपोर्ट नीड की तरह देखता है। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, दृष्टिकोण का है। यहीं से हमारे इस एपिसोड की अगली परत खुलेगी। घर से पाठशाला तक क्या हमारी पूरी व्यवस्था बच्चे को केवल परफॉर्म करना सिखा रही है या जीना भी सिखा रही है? और फिर हम स्कूल, कोचिंग कल्चर, डिजिटल चाइल्डहुड, NEP, एडोलेसेंट डेवलपमेंट,
पेरेंटिंग प्रैक्टिसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स को एक ही नैरेटिव में जोड़ेंगे। यहीं से यह एपिसोड साधारण पेरेंटिंग टॉक से निकलकर एक पूर्ण सामाजिक शैक्षिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनेगा। महफिल अभी शुरू हुई है जनाब, असली सवाल अभी बाकी है। अगर वादे कायम रहे तो कलम कितनी बगावत करेगी, इसका अंदाजा अभी से मत लगाइए। बस महफिल में बने रहिए। बस जनाब, नशा रहे मगर ख्याल का, असर रहे मगर जिम्मेदारी का। घर से बाहर निकलते ही दूसरी दुनिया शुरू होती है। बच्चा जब सुबह घर से निकलता है तो सिर्फ स्कूल नहीं जाता, उसके साथ घर की उम्मीदें भी जाती हैं। पिता की चिंता, माँ की दुआ, शिक्षक की अपेक्षा, कोचिंग का टारगेट और उसका अपना कंपैरिजन, और घर लौटते ही परफॉर्मेंस का हिसाब। यानी बच्चा दिन भर सिर्फ पढ़ नहीं रहा, वह लगातार अपने आप को तौल रहा है। मैं कहाँ हूँ, बाकी कहाँ हैं, मैं पीछे तो नहीं, अगर मैं असफल हुआ तो। और शायद इसी लगातार आत्म मूल्यांकन में कभी कभी बच्चा दूसरों से नहीं, अपने ही आप से दूर होने लगता है। अब सवाल स्कूल से, क्या स्कूल का काम सिर्फ सिलेबस पूरा करना है? क्या शिक्षक का काम सिर्फ आंसर शीट भरना है? अगर हाँ, तो फिर शिक्षा और ट्रेनिंग में फर्क क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजुकेशन को केवल कंटेंट एक्विजिशन तक सीमित नहीं करती, वह कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेशन और कैरेक्टर और होलिस्टिक डेवलपमेंट जैसे व्यापक उद्देश्यों की बात करती है। यानी पॉलिसी की भाषा में भी बच्चा केवल परीक्षार्थी नहीं है, वह एक डेवलपिंग ह्यूमन बीइंग है। मगर असली सवाल पॉलिसी के आगे है। क्या हमारी रोजमर्रा की क्लासरूम प्रैक्टिस भी उसी दिशा में चल रही है? क्योंकि पॉलिसी कागज पर लिखी जाती है, मगर शिक्षा बच्चे के अनुभव में दिखाई देती है। कोचिंग कल्चर की बात करें तो मसला कोचिंग का नहीं, संतुलन का है। कोचिंग को विलेन बनाना आसान है, मगर बात इतनी सीधी नहीं। अतिरिक्त एकेडमिक सपोर्ट, एक्स्ट्रा एकेडमिक सपोर्ट किसी विद्यार्थी के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। नीट हो, जेईई हो, यूपीएससी हो या कोई स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस किसी विद्यार्थी के लिए फायदेमंद होती है। समस्या कोचिंग से शुरू नहीं होती, समस्या तब शुरू होती है जब पूरी लर्निंग कंपटीशन की एक ही सुरंग में दाखिल हो जाती है। सुबह स्कूल, दोपहर कोचिंग, शाम टेस्ट, रात रिवीजन, और बीच में बच्चा कहाँ है? उसे खेलना भी है, सोना भी है, परिवार से बातें भी करनी है, दोस्ती भी करनी है, असफल होना भी सीखना है, कभी बेवजह हंसना भी है और कभी कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जनाब, हर खाली मिनट को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश में कहीं हम बच्चे की जिंदगी को ही प्रोजेक्ट न बना दें। आराम
आलस्य नहीं होता। हमारी एक धारणा पर जरा गौर कीजिए। बच्चा सो रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, खेल रहा है, पढ़ाई से भाग रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, फालतू में लगा है, और किताब के सामने बैठा है तो हमें सुकून। मगर किताब के सामने बैठना और सीखना दोनों एक चीज नहीं। एडोलेसेंट वेलबीइंग में स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, सपोर्टिव रिलेशनशिप और इमोशनल वेलबीइंग की अपनी भूमिका है। इसलिए केवल स्टडी आवर्स बढ़ाते जाना कोई जादुई फॉर्मूला नहीं। कभी मार्क्स मत पूछिए, बस पूछिए आज ठीक से सोए, खाना ठीक से खाया, कुछ परेशानी तो नहीं, आज किस बात पर खुशी हुई। शायद यही पेरेंटिंग परफॉर्मेंस से ह्यूमन कनेक्शन बनाते हैं। थोड़ा आगे बढ़िए तो अब मसला डिजिटल चाइल्डहुड का है। बच्चे के हाथ में दुनिया। हमारे बचपन में दोस्त घर के बाहर मिलते थे, आज दोस्त स्क्रीन के भीतर भी मिलते हैं। हमारे समय में कंपैरिजन मोहल्ले तक सीमित था, आज कंपैरिजन की दुनिया ग्लोबल है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, हम कहते हैं बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखो। ठीक, मगर क्या हमने उसे सोशल मीडिया को समझना भी सिखाया? क्योंकि इंटरनेट पर हर चमकती चीज कामयाबी नहीं, हर वायरल चीज सत्य नहीं, हर इन्फ्लुएंसर एक्सपर्ट नहीं, और हर 5 मिनट में नया लाइफ चेंजिंग एडवाइस देने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि उसकी लाइफ भी उतनी ही चेंज्ड हो। इसलिए डिजिटल पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ पासवर्ड मांगना नहीं, डिजिटल लिटरेसी भी पेरेंटिंग का हिस्सा है। बच्चे को यह समझना होगा कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क है, पॉपुलैरिटी और क्रेडिबिलिटी में फर्क है, विजिबिलिटी और अचीवमेंट में फर्क है, और दूसरों की क्यूरेटेड लाइफ को अपनी पूरी जिंदगी से कंपेयर करना कितना खतरनाक हो सकता है। अगला सवाल सर्विलेंस या ट्रस्ट का है, जो थोड़ा मुश्किल सवाल है। क्या माता पिता को बच्चे का फोन चेक करना चाहिए? यहां 2 अतियां बहुत आसान हैं। एक, हर चीज चेक करो। दूसरी, प्राइवेसी है, कुछ मत पूछो। मगर वास्तविक जीवन बाइनरी नहीं होता। छोटे बच्चे और एडोलेसेंट्स एक जैसे नहीं। सेफ्टी रिस्क और ऑर्डिनरी प्राइवेसी एक जैसे नहीं। ट्रस्ट और ब्लाइंड ट्रस्ट भी एक जैसे नहीं। इसलिए सवाल शायद यह नहीं निगरानी हो या न हो, सवाल है उम्र, मैच्योरिटी और वास्तविक रिस्क के हिसाब से कितनी और कैसी निगरानी उचित है। न अंधा नियंत्रण, न अंधी आज़ादी, बल्कि एज एप्रोप्रिएट फ्रीडम प्लस प्रोपोर्शनेट सुपरविजन प्लस ओपन कम्युनिकेशन, यानी आज़ादी के साथ जवाबदेही, भरोसे के साथ सीमा और सीमा के साथ संवाद। मित्रों, असहमति दुश्मनी नहीं है। एक उम्र आती है जब बच्चा कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता, और माता पिता सुनते हैं यह बच्चा हमारी बात नहीं मानता। मगर जनाब, असहमति या गैर सलाहियत
हमेशा अवज्ञा या डिसओबीडियंस नहीं होती। कभी वह पर्सनैलिटी के विकास का हिस्सा होती है। कभी गलत निर्णय भी हो सकता है और कभी वह सिर्फ एक सवाल होता है, और क्या मेरी राय की भी कीमत है? अगर घर में असहमति के लिए कोई जगह नहीं होगी तो बच्चा अपनी राय रखना कहाँ सीखेगा? लोकतंत्र की किताब पढ़ाने से पहले शायद घर में संवाद की आदत डालनी हो, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ बैलेट बॉक्स में नहीं रहती। उसकी पहली छोटी सी पाठशाला घर भी हो सकता है, और यहीं से यूपीएससी की तस्वीर खुलती है। अब इस छोटे से परिवार को थोड़ा बड़ा करके देखिए। एक देश की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? इमारतें, सड़कें, मशीनें, या उसमें रहने वाले लोग? अगर लोगों की क्षमता विकसित करनी है, एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन को प्रभावी बनाना है, हेल्थ चाहिए। हेल्थ के लिए सपोर्टिव इन्वायरमेंट चाहिए, और इंस्टीट्यूशन को प्रभावी बनाना है, गवर्नेंस चाहिए। पेरेंटिंग टू एजुकेशन, एजुकेशन टू हेल्थ, हेल्थ टू ह्यूमन कैपिटल टू गवर्नेंस, एंड गवर्नेंस टू ह्यूमन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग। इसलिए एक किशोर के कमरे में हुई छोटी सी बातचीत कभी कभी नेशनल डेवलपमेंट की बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा होती है। लेकिन व्यवस्था अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सब ठीक कर देगी? नहीं। स्कूल सब संभाल लेगा? नहीं। कोचिंग सब सिखा देगा? बिल्कुल नहीं। और माता पिता वे भी अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। बच्चे के चारों ओर एक इकोसिस्टम है। घर, स्कूल, साथी, डिजिटल दुनिया, समुदाय, संस्थाएं, सबसे महत्वपूर्ण खुद बच्चा। इसलिए बेहतर पेरेंटिंग का मतलब हर समस्या का अकेले समाधान करना नहीं, बल्कि यह पहचानना भी है कि कब बातचीत पर्याप्त है, कब टीचर को इन्वॉल्व करना चाहिए, कब स्कूल सपोर्ट चाहिए, और कब ट्रेंड प्रोफेशनल की सहायता उचित होगी। देखिए केवल चेहरे को नहीं, बदलाव को। सुनिए केवल शब्दों को नहीं, उनके पीछे छिपी खामोशी को। और जहां जरूरत हो उचित सहायता से जोड़िए। पहला कदम डायग्नोसिस नहीं, ध्यान देना है। दूसरा सुनना है, और तीसरा सही जगह तक पहुंचाना है। हर मुश्किल का जवाब यह नहीं है तुम्हें क्या हुआ है। कभी कभी पहला सवाल होना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ बैठूं? और अब वापस उसी कमरे में। याद है वह कमरा, वही मेज, वही किताब, वही मोबाइल और वही बच्चा। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार हम दरवाजा खोलकर उसे जज करने नहीं जा रहे हैं। शायद पूछेंगे कैसा चल रहा है, और हो सकता है पहली बार जवाब आए ठीक नहीं चल रहा। जनाब, शायद यही वह क्षण है जहां पेरेंटिंग शुरू होती है, जब बच्चा अपनी हकीकत बताने से डरता नहीं। खाना देना आसान है, स्कूल भेजना आसान है, फी भरना आसान है, किताबें दिलाना आसान है, कैरियर चुन देना भी शायद आसान है, मगर उसकी बात सुनकर अपनी राय बदलने की गुंजाइश रखना मुश्किल है। उसके असफल होने पर उसके साथ खड़ा रहना मुश्किल है, और सबसे मुश्किल उसकी सफलता में भी
उसे अपनी मिल्कियत नहीं, एक स्वतंत्र इंसान समझना। शायद पेरेंटिंग की असली कामयाबी यह नहीं कि बच्चा हमारी बात मानता है, बल्कि यह है कि वह एक दिन हमारी मौजूदगी के बिना भी सही फैसला कर सके। अब सवाल आपसे, आज जब यह महफिल खत्म हो, बच्चे का नंबर नहीं पूछिए, एक बार बस इतना पूछिए, इन दिनों तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात की फिक्र है? फिर बीच में मत बोलिए, समाधान देने की जल्दी मत कीजिए, तुलना मत कीजिए, बस सुनिए। हो सकता है आपको अपने बच्चे के बारे में वह बात मालूम हो जाए जिसे वह महीनों या सालों से कहने की कोशिश कर रहा था। बात अब थोड़ी बड़ी है। हम बच्चों से कहते हैं, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। हो सकता है यह बिल्कुल सच हो, मगर एक सवाल और है, क्या हम तुम्हारे साथ भी हैं? चीजें देना सुविधा है, शिक्षा देना अवसर है, सुरक्षा देना जिम्मेवारी है, मगर साथ देना रिश्ता है। और शायद बच्चे को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत उस वक्त नहीं होती जब वह गिर रहा होता है, बल्कि उस वक्त होती है जब उसे डर होता है कि गिरने के बाद हम उसे कम प्यार करेंगे। तो अगली बार जब आपको लगे मेरा बच्चा बदल गया है, फैसला सुनाने से पहले एक पल ठहरिए। शायद बच्चा बदला नहीं है, शायद वह बड़ा हो रहा है, शायद वह दुनिया को अपनी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है, और शायद उसे आपकी निगरानी से ज़्यादा आपकी मौजूदगी की ज़रूरत है। परवरिश शायद यही हुनर है, हाथ थामना भी और वक्त आने पर हाथ छोड़ना भी, रास्ता दिखाना भी और उसे अपना रास्ता चुनने देना भी, ख्वाब देना भी और उनके ख्वाबों की आवाज़ सुनना भी। क्योंकि बच्चे हमारी मिल्कियत नहीं, हमारी अमानत है। उन्हें अपने तस्वीर में ढालना आसान है, मगर उन्हें इतना सक्षम बनाना कि वे अपनी तस्वीर खुद बना सकें, यही परवरिश की अगली आजमाइश है। तो अगली बार जब हम कहें आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, तो एक पल रुककर पूछें, क्या बच्चे बदले हैं या दुनिया बदल गई है जिसमें उन्हें बड़ा होना है? फिर उससे भी कठिन सवाल, हमने उन्हें उस नई दुनिया के लिए कितना तैयार किया है? बच्चे केवल हमारे घर में पैदा नहीं लेते, वे हमारे व्यवहार में भी आकार लेते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी बेहतर हो, तो शुरुआत शायद बच्चों से नहीं, हमसे करनी होगी। मैं फिर मिलूँगा एक नई बगावत के साथ, एक नए सवाल के साथ, एक नए आईने के साथ, और शायद ऐसी ही किसी हकीकत के साथ जिसे हम रोज देखते हैं मगर पहचानते देर से। तब तक महफिले हकीकत, खबर से आगे फिक्र तक खत्म नहीं, मुलतवी है।